हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी टैक्सोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जीव विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, यहाँ बातें पूछी जा रही हैं। देख सकते ऑप्शन है कवकों की, पादपों की, कीटों की या फिर जीवाणुओं की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो जीव विज्ञानियों ने, ठीक है, जीव विज्ञानियों ने यहाँ बातें कह रहे हैं कि पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ठीक है, और उसे ढूंढ निकाले और उनकी पहचान लिया। तो वही पूछे जा रहे हैं कि सबसे अधिक जीवों में संख्या किसकी है, ठीक है। देख सकते हैं किसकी है, तो कीटों की है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही है। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, यानी इंसेक्ट की है, और कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत में आते हैं। और कुल ज्ञात जातियों की संख्या देख सकते हैं 15 लाख से अधिक है, और सर्वाधिक जातियाँ देख सकते हैं 10 लाख से अधिक है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जंतु जल, स्थल और वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं पादप जगत की अगर संख्या बात करें, पादप जातियों की संख्या की बात करें, तो देख सकते हैं कि लगभग कितनी है, 4 लाख है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपके लिए डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं कि वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही गर्म रुधिर वाले जंतु, ठीक है। जैसे हम लोग मानव एक गर्म रुधिर वाले जंतु हैं, तो जो अपने शरीर के तापमान क्रम को क्या करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं बताया जा रहा है कि समतापी, यानी कि समतापी में देख सकते हैं कि होमोथर्मल की बातें हो रही, होमोथर्मल की बात हो रही है कि अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जो जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सब रहता है, ठीक है। जैसे कि मानव, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत में जैसे पंछी है और स्तनधारी आते हैं, ठीक है। जिससे आपको ध्यान में रखना है। जबकि असमतापी की बात करें तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि मत्स्य होते हैं, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनकी शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से बताया गया है कि समतापी और असमतापी में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि स्टार फिश है, साफ फिश है, पाइप फिश है और गिटार फिश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें कौन सा मछली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार फिश मछली नहीं है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और चलिए और थोड़ा की पॉइंट डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि जैसे जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, और कैटल फिश हो गया, हैग फिश हो गया, और रेजर फिश हो गया, और क्राई फिश। इस सब क्या है, एक मिलते जुलते नाम है समुद्री जंतुओं के। तो ये वास्तव में क्या है, मछली नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, ठीक है। तो व्हेल मछली है, दरियाई घोड़ा है, अफ्रीकी हाथी है, या फिर ध्रुवीय भालू है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अगर स्तनपायी अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कौन सा है, तो व्हेल मछली है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, व्हेल जो कि ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है और इसकी लंबाई देख सकते हैं कि 33 मीटर से अधिक है। अगर वजन की बात करें हम तो 180 मीट्रिक टन से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ने वाला स्तनपायी। ठीक है, देख सकते हैं कि जगुआर है, पेलिकन है, शुतुरमुर्ग है या फिर चमगादड़ है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें उड़ने वाले स्तनधारी की। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि चमगादड़ एक क्या है, तो हमारा उड़ने वाला स्तनपायी है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और चलिए और थोड़ा हम उससे की पॉइंट डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं बात है कि चमगादड़ जो आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पंछी वर्ग में नहीं आता, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चमगादड़ पंछी वर्ग में नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है और एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। ठीक है, तो चमगादड़ के बारे में बोला जा रहा है। इसके अग्रबाहु देख सकते हैं पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सारी विशेषताएं चमगादड़ के बारे में बताई जा रही है। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ के अंगुलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से हुई और पूंछ तक चली जाती है और एक पंख का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि डॉल्फिन जो कि वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, मत्स्य में, सरीसृप में, उभयचर में या फिर स्तनी में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉल्फिन की बातें और डॉल्फिन एक स्तनी की में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन की एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेरिया में रखा गया है और यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसके शरीर धारा रेखित होता है तथा इसके मादा में चूचक उपस्थित होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि एम्फीबिया क्या है बताता है। ठीक है, एम्फीबिया बताता है क्या। ठीक है, वह तेज़ी से चलने वाला नाव को या केवल जल में ही रहने वाले पशुओं को या केवल स्थल में ही रहने वाले पशुओं को या जल और स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एम्फीबिया की बात की जाए तो इसमें जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में यह बताता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि यह जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि मेढक और टोड इत्यादि है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो हिरन हो गया, जेबरा हो गया, गिद्दड़ हो गया और घोड़ा हो गया। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें गिद्दड़ की तो गिद्दड़ में क्या होता है, इनके खुर नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो हिरन में, जेबरा में, घोड़ा में सब खुर पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गिद्दड़ को छोड़कर बातें हो रही, गिद्दड़ को छोड़कर सभी में खुर पाए जाते हैं। ठीक है, और गिद्दड़ जो कि कुत्ते के परिवार का एक प्रजाति है और समान गिद्धड़ों का वैज्ञानिक नाम दे सकते हैं कैनिस आरियस है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गिद्धड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कड़कनाथ एक किस्म है। ठीक है, किसका है, तो कड़कनाथ एक किस्म है सांड की, भैंसों की या बकरे की या मुर्गे की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कड़कनाथ की बातें हो रही, कड़कनाथ एक मुर्गे की क्या है, किस्म है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कड़कनाथ मुर्गे की एक किस्म है और मध्य प्रदेश के झबुआ मूल के कड़कनाथ मुर्गे का स्थानीय भाषा में काली मासी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी त्वचा और आंखों से लेकर मांस तक काले रंग का होता है। ठीक है, पूरा काला ही होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे।
दोस्तों यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन के देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं खटमल हो गया, घरेलू मंकी हो गया, मकड़ी हो गया या फिर मच्छर हो गया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मकड़ी हमारा एक कीट नहीं है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा हम लोग से की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मकड़ी यानी कि स्पाइडर वर्ग जो कि एरिकनिडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पार्श्व भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है, ठीक है। देख सकते जाला बनाती है। और सभी मकड़ियाँ जो कि परभक्षी होती है, ठीक है, देख सकते हैं। और इनमें 3 जोड़ी यानी कि 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं, ठीक है। 3 जोड़ी यानी कि 3 जोड़ी यानी कि 2-2 करके यानी कि 6 पाद पाए जाते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और जो कि सभी कीटों का एक विशिष्ट गुण है, ठीक है। तो जो भी कीटों का सभी का एक विशिष्ट गुण है। और कीटों के बारे में कहा जा रहा है, कीटों के विशिष्ट गुण है कि देख सकते हैं। और मकड़ी जो कि कीट वर्ग में नहीं आता है क्योंकि इनके 8 जो कि पाद पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो मकड़ी होता है वो कीट वर्ग में नहीं आते हैं क्योंकि इनके 8 जो कि पाद पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो भी कीट होते हैं इनमें की 6 पाद यानी कि 3 जोड़ी होती है, ठीक है। तो वो कीट वर्ग में आते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि छिपकली के, खटमल के, तेलचट्टा के और मच्छर के। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि तेलचट्टा की बात करें, तेलचट्टा का जो रक्त कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी हम देख सकते हैं आगे बातें लिखिए, ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तेलचट्टे में खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है, ठीक है। देख सकते हैं कॉकरोच के रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है तथा इसका भी रंग कैसा होता है, लाल नहीं होता, ठीक है। तो देख सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद आगे लिखा गया, कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इस पर और बातें कही, इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन यानी कि सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चींटियाँ काटती है तो अतः हमें अपेक्षित करती है, कैसा लगता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ग्लेसन एस्टिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, मेथनिक अम्ल और एस्टियरिक अम्ल, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि जब चींटियाँ काटती है तो कौन सा अम्ल को छोड़ती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि देख सकते हैं कि फॉर्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो है वो छोड़ती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि चींटियाँ यानी कि एंट के काटे जाने पर शरीर के फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड का अंतःक्षेपण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसके परिणाम से उस शरीर में दर्द और चुनचुनाहट का आभास होता है। और फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी की प्रथम सदस्यता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में और रबड़ के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देख सकते हैं आगे क्वेश्चन लिखा गया कि मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, ठीक है, यानी कि मकड़ी के द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है टसर रेशम या फिर गोसामर रेशम या फिर मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं, गोसामर रेशम कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि रेशम प्रोटीन निर्मित एक फाइबर है। आप याद रखें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, मकड़ी हो गया, इसका उत्पादन करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम जो कि गोसामर रेशम कहा जाता है, ठीक है। और रेशम के अन्य प्रकार की बात करें हम, जैसे मलबरी होता है, टसर होता है, एरी होता है और मूंगा होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपको मैं डिस्कशन की पॉइंट के माध्यम से करा रहा हूँ, ये आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पूछे गए क्वेश्चन नहीं हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्राय रात्रिचर नेचुरल हो जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि घरेलू मक्खी, खटमल, तोता या फिर मच्छर, चमगादड़, उल्लू या मच्छर, गोरैया, हिरन या फिर
उल्लू, चमगादड़ और कुत्ता, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें क्या हो रही है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु, यानी किस ग्रुप के जंतु की बातें हो रही है जो रात्रिचर में क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो आपकी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर बातें करें हम मच्छर के, चमगादड़ के और उल्लू के, तो एक क्या होते हैं, एक रात्रिचर जंतु होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि रात्रिचर जंतु की बातें हो रही। ठीक है, तो वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं और रात्रि में सक्रिय रहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इन जंतुओं में प्रायः देख सकते हैं कि श्रवण और घ्राणेंद्रियाँ अत्यधिक विकसित होती हैं और एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे कि मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया और कीवी हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, रात्रिचर है। ठीक है, रात्रि में ये जो घूमने वाले पंछी होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पर 15 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, बातें हो रही है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि मछुआरों के बारे में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि मछुआरों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन एक है केवल नर जो रक्त को चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, या मादा पौधों के रस चूसती है, या फिर मादा की अपेक्षा नर के, या फिर नर की अपेक्षा मादा के। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दे रहे हैं कि केवल 1, 2 और 4 सही है, या फिर 1 और 2 सही है, या फिर 3 और 5 सही है, या फिर 2 और 5 सही है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें, ठीक है, तो देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ बातें हो रही है मच्छरों के बारे में। तो देख सकते हैं कि मादा जो मच्छर होती है, ठीक है, रक्त को चूसती है, बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, और देख सकते हैं कि नर की अपेक्षा जो मादा जो होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि जो क्या करती है, रक्त को चूसती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 2 और 5 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डिस्कशन के माध्यम से बातें हो रही, केवल जो कि मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों, पंछियों एवं स्तनयुओं के रुधिर को चूसती है और वहाँ परजीवी के रूप में यह होती है। ठीक है, रूप में होती है। और नर जो मच्छर रुधिर नहीं चूसते हैं, ये अपना पोषण फल और फूलों के रस से प्राप्त करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कभी कभी मादा भी जो कि फल फूलों के रस को चूसती है, और मादा मच्छर समानता जो कि नर मच्छर से बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जैसे 16 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेती है। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है कि मोलाक है, जेब्रा है, ऊँट है, या फिर यूरोमेस्टिकस है। ठीक, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें और निम्नलिखित में से कौन से प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेती है, एक कौन सा है, ऊँट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊँट जो कि कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि इसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल यानी कि डिजर्ट के प्रति अनुकूलित यानी कि एडप्टेड होता है, और इसके पैर गद्दीदार होते हैं, शोषण के लय अति धीमी होती है, तथा एक बार अत्यधिक जल को पीकर जल का जो ग्रहण स्टोरेज अपनी आंत में जो कि क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, और जिससे कि कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पर देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ किसकी समान होती है। ठीक है, देख सकते हैं कि मछलियों के विद्युत अंग, रे मछलियाँ के दंत, या स्तनधारियों की वसा ग्रंथियाँ, या फिर कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ किसकी समान होती है, तो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होती है, और सांप का विष वास्तव में लार का ही एक क्या है, परिष्कृत रूप है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो कि रूपांतरित रूप है किसके हैं, तो चिबुकास्ती दंत के, या फिर श्रवणीय दंत के, तालु दंत के, या जभिका दंत के। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सांप के जो जहरीले विष दंत होते हैं क्या होते हैं, जंभिका दंत के होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं विषैले सांपों के ऊपरी जबड़े की जो कि मैक्सिली हड्डियां के 1 से 3 जोड़ी, प्राय एक जोड़ी बड़े और पीछे की ओर विषदंत तालु से मुख्य ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ठीक है, इस बात को देखेंगे। और यह मैक्सिलरी दंत यानी कि जभिका दंत जो कि ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियां यानी कि पॉइजन ग्लैंड्स से संबंध होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, तो जड़ से, पुष्प से, फल से और तना से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, कि हल्दी की बातें हो रही है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो ये तने भाग से प्राप्त होती है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पौधों के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। और हल्दी यानी कि टर्मरिक के पौधों का खाने लायक हिस्सा जो कि प्रकंद है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। ठीक है, हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय जो कि बहुवर्षीय शाकीय पौधा है और जिसका वास्तविक अगर वनस्पतिक नाम अगर देखा जाए तो कुरा लौंग है। ठीक है, लौंगा है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तथा यह कुल जिंजीबरेसी यानी कि के अंतर्गत में आता है और इसकी उत्पत्ति स्थल देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय तो दक्षिणी एशिया में होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों और बातें बताई जाती है जिसका उपयोग देख सकते औषधि, मसाले और रंग कारक इत्यादि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों और 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि फलों का वह प्रकार जिससे कि लीची को रखा जा सकता है। ठीक है, वह है जैसे देख सकते हैं कि हेस्पेरिडियम है, ड्रूप है, नट है या फिर एक बीजी बेरी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों फलों का वह प्रकार के पूछे जा रहे हैं लीची को बारे में जिसमें रखा जाता है। तो लीची को किस रूप में रखा जाता है, तो लीची को देख सकते हैं किसे ड्रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डिस्कशन के माध्यम से देख सकते हैं कि लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है और यह सोप बेरी परिवार का एक सदस्य है और यह एक प्रकार के ड्रूप में है। और ऐसे ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गुद्दे के अंदर एक सख्त गुठली होती है। ठीक है, तो लीची में तो ऐसा होता ही है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्न अधोभूमि उत्पादित जो कि सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरिक जड़ का है, किसका जड़ का है। ठीक है, अधोभूमि यानी कि आधा भूमि पर और आधा ऊपर की बातें हो रही। ठीक है, जो उत्पादित होती है वो सब्जी है। तो देख सकते हैं कि आलू है, बंदा है और शकरकंद है और जिमीकंद है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में देखा जाए तो शकरकंद हमारा क्या है, एक रूपांतरिक जड़ के अंतर्गत में आता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शकरकंद जो कि आप देख सकते हैं जैसे कुल एक वर्षीय पौधा है और पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार करता है और यह एक समपोषक पौधा है। ठीक है, इस ध्यान में रखेंगे। और इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पार्श्व संधियां से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल बन जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। ठीक है, यानी कि तने का नहीं है। तो देख सकते गन्ने का, अदरक का, आलू का और शकरकंद का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जस्ट अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो यहाँ तने किसका है, तो अंग जो तना नहीं है तो शकरकंद का। शकरकंद किसका है, जड़ का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी आप गन्ने का, अदरक का, आलू का सबका आप देख सकते हैं कि तने का एक ठीक है अंग है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरे देश से बातें हो रही कि जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, अदरक एक तने का रूपांतरित है और इनका संग्रह अंग तना है। जबकि शकरकंद की बात करें हम तो एक जड़ अनिकुंभी रूप में और यह मूलांकुर रूप से विकसित होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक तना है। सलगम है, अदरक है, गाजर है और शकरकंद है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात है अदरक की। तो अदरक क्या होता है, पूरी तरीक़ा से ज़मीन के अंदर ही उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, तना वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि सलगम हो गया, उसके बाद गाजर हो गया, शकरकंद, एक क्या होते हैं कि आधा ज़मीन पर और आधा ऊपर मतलब कि होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, जड़ वाले होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों दिस डिस्कशन के माध्यम से बातें हो रही कि अदरक तने का एक रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग तना है, और जबकि सलगम हो गया, गाजर, शकरकंद एक जड़ की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों नोड की बात करें, नोड और इंटर नोड की बात करें का उपस्थित होना तने का विशिष्ट एक लक्षण है, और चूंकि अदरक में इस संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जबकि जड़ नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों पर 24 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित एक स्तंभ है। ठीक है, तो गाजर है, नारियल है, शकरकंद है और आलू है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वही स्तंभ की बातें हो रही है, तना की बातें हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि आलू की बातें हो रही, रूपांतरित एक स्तंभ है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आलू पोटैटो एक देख सकते हैं कि भौमिक रूपांतरिक स्तंभ यानी कि कंद है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्तंभ कंद है और जिसमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका उपयोग भोज यानी कि पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अनेक कलिकाएं यानी कि बंड पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधों का रूप ले लेती है। ठीक है, तो देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे निकलते हैं। उसको देख सकते हैं कि आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ठीक है, और ये लगभग गोलाकार होता है और भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इसका विकास होता है, देख सकते हैं। और कंदों के पार्श्व भाग तथा शिखर पर कलिकाएं बंड पाई जाती है, और आलू की आंखें जो कि पार्श्व संधियां यानी कि नोड्स को प्रदर्शित करती है जिनमें नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, किसका है? शैवाल और पौधों के मध्य के, या शैवाल और कवक के मध्य, कवक और पौधों के मध्य, या नीलहरी शैवाल और कवक के मध्य। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि माइकोराइजा की बातें जो कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी का संबंध है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कवक यानी कि मूल देख सकते हैं माइकोराइजा कवकों तथा उच्च स्तर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी जो कि प्रकारी सहचर्य देख सकते हैं। ठीक है, कि फंक्शनल एसोसिएशन है। ठीक है, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। ठीक है, इसमें कवक यानी कि फंगस मृदा से खनिज लवण और जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, और जबकि उच्च स्तरीय पौधे बदले में भोज्य पदार्थ और तैयार कर कवक को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ठीक है, तो क्या है? मृतोपजीवी हैं, सहजीवी हैं, पारसरयी है, या फिर प्रोटोपघटनी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित जो गांठों में देख सकते हैं कि अब क्या होते हैं, ये सहजीवी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता देख सकते हैं कि जीवन का यापन करते हैं, जहाँ एक और जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन के नाइट्रेट पर बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। वही दूसरी और बात करते हैं यह फलीदार पौधों इनमें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। इस सारे आपके पॉइंट जो है एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि मटर पौधा है। ठीक है, देख सकते हैं कि मटर पौधा है, एक शाख है, झाड़ी है, पुष्प है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मटर क्या है? एक हमारा शाक पौधा है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि मटर का पौधा यानी कि पी प्लांट एक जो द्विबीजपत्री होती है। द्विबीजपत्री मतलब दोस्तों उसको अगर हम दाने को अगर हम फाड़ते हैं तो दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, अलग हो जाते हैं। वही बातें कही जा रही है कि मटर का पौधा यानी कि पी प्लांट एक द्विबीजपत्रीय शाकीय और एक वर्षीय पौधा है, और यह पौधे तना का कमजोर होता है और इसके सहारे दे सकते हैं कि प्रतान यानी कि पाए जाते हैं, और यह कुल फैमिली यानी कि लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत में यह आता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि लौंग है क्या है? ठीक है, तो तने की एक गांठें हैं, या जड़ की गांठें हैं, बीज है, या फिर बंद कलियां हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लौंग की बात है, लौंग एक क्या है? तो बंद कलियां हैं। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लौंग के बारे में कहा जा रहा है, लौंग की बातें कहा जा रहा है कि बंद कलियाँ या फिर पुष्प कलियाँ हैं जिनका उपयोग देख सकते हैं कि मसाले हो गया, औषधि हो गया, भोज्य पदार्थों में किया जाता है। लौंग के पौधे के वनस्पति के नाम दे सकते हैं कि साइजियम जो कि एरोमेटिकम है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो कि कुल मिटेसी की फैमिली के अंतर्गत में ये आता है, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और बातें कही जा रही है, देख सकते हैं कि इसका जन्म देख सकते हैं कि स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई देख सकते हैं कि 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कर्नाटक हो गया, केरल आदि का स्थान आता है यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 28 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसका पहला पार्ट था और इसके अगले पार्ट में जल्द ही आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे थे, एक वीडियो में लाने से वीडियो आपके काफ़ी लंबे हो सकते थे, इसलिए मैं इसको 2 वीडियो में लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसके अगला जो पार्ट है मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और जरूर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।